बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग चैप्टर 12 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। हमारे पास कोई भी स्पेस है जिसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उस सूरत में हमने बताना है कि आया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। तो अब अगर हम लोग बात करें, जैसे उसने कह रखा है कि उसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो लेट्स सपोज कि V1 उसका इनिशियल पोटेंशियल था और V2 उसका फाइनल पोटेंशियल था। तो अब जैसे उसने बोल रखा है कि उसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो जो V1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू V2 की होगी। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। तो हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं V से। तो अब V1 भी इक्वल हो गया V के, V2 भी इक्वल हो गया V के। तो ये वो बात होगी कि उसने सबसे पहले बताई है कि उनका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। तो यहां तक बात ओके होगी। इसके बाद वो कहता है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो, कि अब उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए जो रिलेशन निकलता है उसकी तरफ देखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल है डेल V वो हमारे पास इक्वल है माइनस ई डी के। अब यहां पर हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड कर रखा है, लेकिन डेल V या चेंज इन पोटेंशियल नहीं फाइंड किया। तो डेल V किस तरह फाइंड होता है? डेल V हमारे पास इक्वल है V2 माइनस V1 के। अब चूंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। तो अब डेल V की वैल्यू हमारे पास जीरो है। तो अब हमने फाइंड करना है E को, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी माइनस डेल V बाय डी के। अब डेल V की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये वैल्यू जीरो की इक्वल आ रही है। अब ये वैल्यू जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस जीरो बाय डी। अब जब यहाँ पर जीरो आ गया, इससे कुछ भी डिवाइड कर लें तो आंसर हमारे पास जीरो ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जब हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट होगा उस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि उनके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब अगर हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखें तो सेकंड क्वेश्चन में सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से है। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो उस पर जैसे मतलब उस लाइन पर आगे की तरफ मूव करते जाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो अब अगर हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखें, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाय आर स्क्वायर। ही हमारे पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब अगर उसके पोटेंशियल की बात करें तो उसका पोटेंशियल हमारे पास के क्यू बाय आर है। ये सारी डेरिवेशन हम लोग इनके टॉपिक्स में कर चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अब आर से मुराद असल में उसका डिस्टेंस है, कि जैसे जैसे उस लाइन पर हम लोग आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो अब अगर हम लोग देखें तो E इलेक्ट्रिक फील्ड और ये R ये आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो रही है। तो जैसे जैसे हम लोग उस लाइन पर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं मतलब R की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जब R बढ़ रहा है तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करेगी। अगर हम इस पर देखें तो इस पर भी वही है कि पोटेंशियल और उसके डिस्टेंस या R के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे R बढ़ रहा है उसका पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वाली लाइन को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका पोटेंशियल दोनों डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिव, कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव है। इसके लिए हम लोग पॉइंट चार्ज को कंसीडर करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग पहले बात कर चुके हैं
कि पॉइंट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, पॉइंट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। तो हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट चार्ज को ले आएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज को ले आएंगे। तो जो प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को यानी पॉइंट चार्ज को रिपेल कर देगी, वही प्लेट उसकी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करें तो कहता है हाउ द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स विल बी मॉडिफाइड इफ द प्लैनेट्स वर इलेक्ट्रिकली चार्ज, कि अगर हम लोग प्लैनेट्स को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दें तो वो कैसे मॉडिफाई हो जाएंगे। तो सेम कंसेप्ट होगा कि वो प्लैनेट जिसकी इंटेंसिटी हाई होगी, यानी कि जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, वो प्लैनेट हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। लेट्स सपोज जे सेंटर में हमारे पास वो प्लैनेट है जिस पर सबसे ज्यादा चार्ज आया है। अब दूसरे प्लैनेट्स जिन पर चार्ज इससे कम आएगा, वो इसके गिर्द मूव करना शुरू कर देंगे, रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में, हर एक के चार्ज के मुताबिक। तो इस तरह ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि जब जिस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा चार्ज आएगा और जिस पर कम आएगा, सबसे ज्यादा वाला सेंटर में हो जाएगा, और जिन पर चार्ज उससे कम होगा वो उसके गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब अगर हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ देखें तो इसमें कहते हैं डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, कि जब एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है तो उस पर जो फोर्सेस होती हैं वो बताएं कब, जब वो प्लेट्स हो सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, मतलब दो प्लेट्स हो वो एक जैसी होगी। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट है और इस पर प्लस का चार्ज है, तो अब उसने कहा है कि एक जैसी होगी, तो इसका मतलब जो दूसरी प्लेट है उस पर भी प्लस का चार्ज होगा और उन पर वो चार्जेस इक्वल होंगे। जब पैरेलल प्लेट्स हो, सिमिलर हो, एक जैसी हो और इक्वल चार्ज हो, तो उनके दरमियान जब एक प्लस का चार्ज आएगा, अब ये चार्ज भी प्लस का है, ये प्लेट भी प्लस की है और दूसरी प्लेट भी प्लस की है। अब होगा क्या कि जो ये वाली प्लस वाली प्लेट है तो ये इसको उस साइड पर धकेलेगी अपोजिट में, और जो ये वाली प्लेट है ये भी प्लस की है तो ये इसको अपोजिट में धकेलेगी इस साइड पर। तो हम कह सकते हैं कि जब एक प्लस चार्ज दो एक जैसी चार्जेस वाली प्लेट्स के दरमियान आ जाता है तो वो दोनों उस पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसकी डायरेक्शन उधर, उसकी डायरेक्शन इधर। दो फोर्सेज हैं, लेट्स सपोज कि फोर्स F1 है जो इस साइड से लग रही है और दूसरी साइड से जो फोर्स लग रही है वो F2 है। अब एक की डायरेक्शन राइट साइड पर तो दूसरी की लेफ्ट साइड पर, तो एक की डायरेक्शन दूसरी से अपोजिट है, लेकिन इन दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसी है, यानी हम कह सकते हैं जो F1 है वो F के बराबर है, जो F2 है वो भी F के बराबर है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसी है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम लोग इनके लिए रिजल्टेंट फाइंड करें, यानी F1 प्लस F2, तो ये हो जाएगा हमारे पास F माइनस F इज इक्वल टू 0। और अगर ये केस हमारे पास दूसरा हो जाए जिसमें एक प्लेट हमारे पास नेगेटिव चार्जेस की है, अब अपोजिट दूसरे केस में यही कहता है कि जब अपोजिट चार्जेस हो, मतलब एक साइड पर अगर प्लस है तो दूसरी साइड पर माइनस होगा, तो इस साइड पर अब माइनस के चार्जेस आ गए। अब चार्जेस इक्वल है, अब फोर्सेस को देखें तो ये प्लस का चार्ज है तो माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये है प्लस तो ये इस प्लस को भी इस साइड पर धकेलेगा। तो अब दो फोर्सेस हैं, चार्जेस इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये फोर्सेस भी इक्वल ही होंगी, लेकिन क्या है कि अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, पहले दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। तो अब अगर हम इसको कंसीडर करें तो अब चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, यानी F1 F के इक्वल है और F2 फोर्स जो है वो भी लेट्स सपोज F के इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस की सेम है और इसके अलावा इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो F1 प्लस F2 होगा,
यानी F प्लस F होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो ये F 2F के इक्वल आ जाएगा। जब दोनों प्लेट सिमिलर थी उस सूरत में उनका रिजल्टेंट 0 बन गया, और जब दो प्लेट्स अपोजिट हैं तो उस पर फोर्सेस दो गुनी हो गई, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक साइड पर है। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई? कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं फोर्स की वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कभी एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती, उसकी एक से ज्यादा डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। इस सूरत में चूंकि उसकी डायरेक्शन ही एक है तो वो कभी क्रॉस नहीं करेगी। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, इससे उसकी ये डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट से ये डायरेक्शन कभी बदल ही नहीं सकती, उसकी एक पॉइंट से एक डायरेक्शन चल रही है। यहां से अगर दूसरी साइड पर देखेंगे तो ये है। अब ये दो लाइंस आपस में कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही एक है। अगर हम लोग क्वेश्चन 7 को देखें, इफ अ चार्ज q ऑफ मास m, कि हमारे पास कोई भी चार्ज है, लेट्स सपोज कोई भी चार्ज है, उसको रिप्रेजेंट करता है q से, और उसका जो मास है वो हमारे पास m है, इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रिलीज करता है। विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, तो क्या उसकी मोशन रेक्टिलिनियर है? अब जब उसने बोल दिया है कि जो फील्ड है वो नॉन लीनियर है, तो ये तो कंसीडर हो गया कि वो लीनियर नहीं रही, तो जो भी नॉन लीनियर होगी वो असल में उसको सर्कुलर शेप में मूव करवाने की कोशिश करती है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो मोशन होगी वो कभी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं होगी, बल्कि किसी भी कर्व्ड पाथ या किसी भी और पाथ के थ्रू होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन की सूरत में नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में वो कहता है इज E necessarily zero inside a charged rubber balloon, कि कोई भी हमारे पास रबड़ बलून है तो उसके अंदर क्या इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए इफ बलून इज स्फेरिकल, अगर वो हमारा बलून जो है वो स्फेरिकल है। इसके बाद कहते हैं assume that चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसकी सरफेस पर। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक स्फेरिकल बलून है। अब जैसे उसने कह दिया है कि इसकी जो सरफेस है उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक जैसा। लेट्स सपोज ये चार्ज उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अब हमने बताना है कि जो E की वैल्यू है उसके इनसाइड वो 0 है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कि सवाल में ये क्वेश्चन उसने हमें ये बता दिया है कि जो चार्ज है वो उसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो उसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। अगर इनसाइड चार्ज नहीं है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास Q/ε0 के इक्वल था गॉस लॉ के मुताबिक। तो इसमें अगर हम लोग Q को देखें तो इनसाइड इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और इसके अलावा अगर हम फाई की बात करें तो ये हमारे पास E के बराबर है। अब फाई हमारे पास 0 ही होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि जो EA है इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। अगर इनका प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है या तो E की वैल्यू 0 होगी या उसका एरिया 0 होगा। अगर हम इस बलून को देखें तो हमें ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि जो इसका एरिया है वो कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एरिया तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो एरिया है वो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब जो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है वो 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि उस बलून के इनसाइड E की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो इसमें कहता है इज इट ट्रू दैट गॉस लॉ स्टेट्स, कि क्या ये गॉस लॉ के मुताबिक है दैट टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस,
इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस है, लेट्स सपोज ये क्लोज सरफेस है और इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है। अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, ये हमने एक फिगर को इमेजिन किया है क्वेश्चन को समझने के लिए कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, की कोई भी क्लोज सरफेस है तो इससे जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो इस सरफेस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे वो प्रोपोर्शनल रखती है या नहीं रखती। तो बिल्कुल हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड लाइन आउटवर्ड की तरफ जाती है और नेगेटिव से इनवर्ड की तरफ आती है। तो अगर ये क्लोज सरफेस हो और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ हो तो इससे जितनी भी लाइंस होंगी, लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो वो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी और जितने ज्यादा इसके अंदर चार्जेस आएंगे उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो उन चार्जेस के प्रोपोर्शनल होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल आर लो, कि अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वो हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है या लो की तरफ जाता है। तो इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज कोई भी फील्ड है, उसके एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस है और एक साइड पर प्लस के चार्जेस है। इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया जाए तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और इन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जाता है प्लस चार्ज की तरफ, नेगेटिव को हम लोग लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया। इस तरह हमारे आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर किसी को भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।